हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका जी सब्जेक्ट नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज नेशनलिज्म, डिस्कस द सबाल्टर्न अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? तो नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जितने भी लोग, जो भी लोगों की आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, एस्पिरेशन सेम होती है ना, वो अपने आप को नेशन कंसिडर कर लेते हैं। और इनका मानना है कि जो नेशन है वो खुद को गवर्न करता है, कोई और बाहर से उन्हें गवर्न नहीं करता, और वो किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेस से बिल्कुल फ्री हैं। और ये नेशनल यूनिटी और सोवर्निटी को हमेशा प्रमोट करते हैं। अब नेशनलिज्म हमारा सिविक पॉलिटिकल टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि आप सेम सिटीजन हैं इंडिया के तो आप सेम नेशन हो गए, या फिर एथिक कल्चर के बेसिस पे भी हो सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज, एथिकल कल्चर सेम है तो आप अपने आप को एक नेशन मान लें। देन सबाल्टर्न अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म। सबाल्टर्न अप्रोच जो है वो जितने भी मार्शलाइज्ड, ऑप्रेस्ड या नॉन एलीट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके एक्सपीरियंस, वॉइस और उन्होंने कैसे नेशनलिज्म को देखा है, उन्होंने कैसे नेशन के लिए फाइट की है, वो सब बताता है। ये जो एलीट या फिर कॉलोनियल नरेटिव ऑफ हिस्ट्री है उसको चैलेंज करता है। अब बहुत सारे लीडर हैं सबाल्टर्न स्टडीज़ के। पहला रानाजीत गुहा, पार्थ चटर्जी एंड मनी अदर्स। अब की फीचर्स क्या है सबाल्टर्न अप्रोच के, वो देखते हैं। पहला फोकस ऑन मार्शलाइज। सबाल्टर्न अप्रोच जो है वो कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन है पीजेंट का, ट्राइबल कम्युनिटी का, वुमेन्स का, वर्कर का नेशनलिज्म मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है। हिस्ट्री में उनके बारे में कुछ इतना लिखा ही नहीं गया। क्रिटिक द एलिट हिस्टोग्राफी। उनका कहना है कि जो एलीट लीडर थे जैसे गांधी, नेहरू, उनके बारे में हिस्ट्री में काफ़ी है, वेस्टर्न एजुकेटेड क्लासेस को के बारे में भी काफ़ी है। और वो कहते हैं कि ये जो इनका नेशनलिस्ट नरेटिव था वो गलत है, क्योंकि इन्होंने जो मेन लोग जिन्होंने काम किया था जैसे कि वुमेन्स वगैरह, उनको तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी नहीं, उनके बारे में हिस्ट्री में कुछ लिखा ही नहीं। देन ऑटोनमस पॉलिटिकल डोमेन। सबाल्टर्न स्कॉलर का कहना है कि जो मासेज हैं उन्होंने अब खुद से, मतलब उनकी खुद की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, वो एलीट लीड नेशनल मूवमेंट से सेपरेट थे। मतलब जो एलीट लीडर्स थे उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट लगाए, नेशनल मूवमेंट शुरू किए, वो उसमें तो नहीं थे, बट उनके खुद के मूवमेंट्स थे, उन्होंने अपने तरीके से नेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है और वो खुद के तरीके से नेशनलिज्म को समझते हैं। एवरीडे फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। ये कहते हैं कि जो लोकल अपराइजिंग है, पीजेंट रिवॉल्ट, फॉरेस्ट प्रोटेस्ट, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, ये ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है नेशनलाइजेशन का ऑफ द लोकल पीपल। मतलब लोकल पीपल क्या करते थे कि डेली का उनका मतलब कुछ ना, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट किसी ने शुरू कर दिया उसमें वो पार्टिसिपेट करें, वो नहीं था, बट वो अपने खुद के जितना वो कर सकते थे खुद से, वो उतना करते थे। जैसे फॉरेस्ट में प्रोटेस्ट करना, ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइजेशन करना, या पीजेंट्स का जो रिवॉल्ट था, वो सब इसमें आता है। फ्रेगमेंटेड नेशनलिज्म। व्यूअर्स के अकॉर्डिंग जो नेशनलिज्म था इंडिया का, वो मोनोलिथिक के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी था, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस, कास्ट, क्लास, जेंडर के लोग साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। देन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब ये सबाल्टर्न अप्रोच के हिसाब से कौन कौन से नेशनलिज्म मूवमेंट थे, तो एक तो संथल रिबेलियन और मुंडा अपराइजिंग था जो बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। देन पीजेंट मूवमेंट था बंगाल और अवध का। देन वुमेन पार्टिसिपेशन इन सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑल्सो ये जो था वो ट्रेडिशनल हिस्ट्रीज में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया और सेंट्रल नरेटिव में इतना कुछ इसका था नहीं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द सबाल्टर्न अप्रोच। सबाल्टर्न अप्रोच का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, सबाल्टर्न अप्रोच अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस तरीके से मेन जो लीडर्स थे जैसे गांधी, नेहरू, इनके अलावा भी बहुत लोग थे जिन्हें हिस्ट्री में जगह नहीं मिली है, बट उन्होंने बहुत काम किया है नेशन का। प्लूरिटी ऑफ द वॉइस हमें समझ आएगा। ऑफर अ बॉटम ऑफ व्यू ऑफ द हिस्ट्री। मतलब अभी तक हम हिस्ट्री को जो अपर क्लास लोग थे उनके नज़रिए से देख रहे थे, बट सबाल्टर्न अप्रोच की हेल्प से हम बॉटम ऑफ व्यू उसका समझ पाएंगे कि सिर्फ लीडर नहीं थे, लीडर के अलावा जो उनके पीछे भी कुछ लोग थे, या जिन्होंने मतलब बिना किसी लीडर के स्ट्रगल करा है, वो सब भी लोग थे। In other, next question, discuss the contribution of आर्य समाज movement in national independence movement of India. अब आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में फाउंड किया था। ये बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया का। प्राइमरली तो ये बहुत ही रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म था जो कि वैदिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था, बट बाद में आके नेशनल कॉन्सिक्वेंस को जगाने के लिए, मतलब लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म को जगाने के लिए, नेशन के लिए एक होता है ना स्पिरिट जगाने के लिए,
अब इस आर्य समाज ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। की कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। आर्य समाज ने जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा और सुपरस्टिशंस जो भी काला जादू वगैरह, इन सबको अपोज किया, इन सबको हटाया। ये इन्होंने कहा कि एजुकेशन देनी चाहिए सबको, स्पेशली जो वुमेन है, और विडो रीमैरिज को और अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट को इन्होंने प्रमोट किया। इसके अलावा इन्होंने सोशल अवेकन एंड रेशनल सिटीजन्स का प्रमोशन किया। मतलब नेशन बिल्डिंग में जो लोग क्या कहते हैं, जादू टोना पे मानते थे, जो लोग बहुत ही रूढ़िवादी विचार के थे और बहुत अजीब सी चीज़ों को मानते थे, बहुत सारी चीज़ें थी हमारी सोसाइटी में, उसको हटा के बहुत रैशनली चीज़ों को समझना कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, या अगर हम विडो रीमैरिज रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, उनकी रैशनल थिंकिंग को डेवलप किया था। देन प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और जो कॉलेज थे वो स्टैब्लिश किए थे ताकि वो वैदिक और मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर सके। ये जो इंस्टीट्यूशन थे वो इंटेलेक्चुअल और नेशनलिस्ट अवेकिंग के मेजर सेंटर बने। इन्हीं की वजह से लोगों के लिए, लोगों के दिमाग में नेशन के प्रति प्राउड और किस तरीके से हमें अपने नेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो सब जागा। रिवाइवल ऑफ द वैदिक वैल्यूज। आर्य समाज ने स्वदेशी मतलब इंडिजिनियस गुड का यूज़ करो, सेल्फ रिलायंस, खुद पे डिपेंडेंट रहो, इन सब का प्रमोशन किया। और उन्होंने जो और ये जो वैल्यू थी वो लेटर महात्मा गांधी ने भी इन पे एम्पसाइज किया था। इट एम्पसाइज रिटर्न टू द एंशियंट इंडियन वैल्यू। इन्होंने कहा कि जो हमारी भारत की एंशियंट इंडियन वैल्यू थी, मतलब ब्रिटिशर्स ने आके हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा है, लेकिन जो हमारी खुद की एंशियंट वैल्यू है हमें उन पे फोकस करना चाहिए। और नेशन, हमारा जो नेशन है वो इतना अच्छा है, हमें उसमें प्राइड फील करना चाहिए। देन शुद्धि मूवमेंट। आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट मतलब प्योरिफिकेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था उन हिंदूज के लिए जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, ताकि वो हिंदुओं की आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके। और जो मिशनरी वगैरह का इन्फ्लुएंस था उसको हटाया इन्होंने। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो आर्य समाज आइडिया से इंस्पायर हुए, जैसे लाला लाजपत राय जो कि हमारा प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट ट्रायो है, लाल बाल पाल उनके एक मेजर लीडर थे। और बहुत इन लीडर्स के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट, फियरनेस और नेशन प्राइड इन्होंने जगाया। ऑपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। आर्य समाज ने जो इकोनॉमिक और मोरल डिग्रेडेशन कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर्स रूल ने जो इकोनॉमिक और मोरल डिग्रेडेशन हमारे नेशन का किया था, हमारे सिटीजन्स का किया था, उस सब को हटाया। इन्होंने हिंदी को एज अ देवनागरी स्क्रिप्ट नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रमोट किया और इनकरेज किया कि लोगों में कल्चरली यूनाइट हो। वो कल्चर यूनिटी मतलब सेम कल्चर के हो, जैसे सभी हिंदी बोल रहे हैं, वो नेशनल लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के थ्रू वो यूनाइट हो सके, किसी और रिलीजन के थ्रू वो यूनाइट हो सके, कि कल्चर यूनिटी रहे। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनल मूवमेंट का, ये इसमें थोड़ी चीज़ें दे रखी है, ऊपर का ही समरी है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिटिकल एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड प्रोग्राम एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन इंडिया इन अ नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, फर्स्ट मासेस नेशन वाइज मूवमेंट, ये पहला इतना बड़ा मूवमेंट था, ये लार्ज स्केल मूवमेंट था जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च किया था। इसमें बहुत सारे कॉमन पीपल थे, जैसे पीजेंट, वर्कर, स्टूडेंट, सब ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। शिफ्ट इन अ नेशनल स्ट्रैटेजी, यहाँ पे क्लियरली हमारा जो मॉडरेट पिटीशन बेस्ड पॉलिटिक्स थी, जो अर्ली कांग्रेस मतलब आप अगर आपने पढ़ा होगा तो कांग्रेस में जो स्टार्टिंग में था, तो हम ना ये कोशिश कर रहे थे कि हम ब्रिटिश के जो भी गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसमें रह के सुधार करें, चीज़ें करें। वहाँ से जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो हमारी जो वो वाली थिंकिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब हमने पिटीशन बेस्ड पॉलिटिकल को छोड़ के ये वाला मूवमेंट शुरू कर दिया था। ये मूवमेंट जो था वो सत्याग्रह मतलब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस पे बेस्ड था। यूनाइटी अक्रॉस द कम्युनिटी, ये जो मूवमेंट था उसमें बहुत हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे, खासकर जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था। और देन क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। इंडिया ने जो भी कॉपरेशन था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे कोई भी लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के अंडर काम कर रहे थे, वहाँ से कॉपरेशन विड्रॉ कर लिया था। और मॉरल पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है कॉलोनियल रूल की, उसको चैलेंज किया था। प्रोग्राम ऑफ नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, तो की प्रोग्राम ये थे कि हमने बायकॉट कर दिया था ब्रिटिश टाइटल का, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए थे, फॉरेन क्लोज छोड़ दिए थे, ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये पड़ा कि ब्रिटिश के जो क्लोथ्स थे उनका प्राइस बहुत जल्दी गिर गया और खादी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज, जो कांग्रेस थी
वो एलीट बॉडी से मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई। मतलब पहले कांग्रेस को जो सपोर्ट करते थे वो बड़े बड़े लीडर्स ही थे बस, लेकिन इस टाइम पे जो ऑप्रेस्ड जनता थी, जो कॉमन पीपल थे, वो भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड, ये एक तरीके से ट्रेनिंग ग्राउंड सर्व हुआ था फॉर अ फ्यूचर लीडर, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, उनके लिए मतलब नए नए लीडर्स को जन्म देने का ये एक सबसे बड़ा वो था, स्पार्क था। देन नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्या हुई कि ये वायलेंस हो गया, चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था 1922 में, जहाँ पे 22 पुलिस वालों को मार दिया था और जिसकी वजह से मूवमेंट छोड़ दिया गया। डिल्यूजमेंट, मतलब बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको उठा लिया गया था। देन रिप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स, 1000 वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था। देन टेम्प्रेरी हिंदू मुस्लिम डिवाइड, और बाद में टेम्प्रेरी बेसिस पे हिंदू मुस्लिम जो थे वो डिवाइड हो गए थे। क्रिटिकल इवोल्यूशन, कि नेशनल मूवमेंट स्वराज तो नहीं अचीव कर पाया, लेकिन इसका हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लोगों को, कॉमन पीपल के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग लड़ने की हिम्मत ये मूवमेंट लेकर आया था। और फ्यूचर स्ट्रगल जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स की इसने नींव रखी थी। देन आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन अ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कौन थे? ये वो ग्रुप था इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का जो मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और पीसफुल मेथड के थ्रू ब्रिटिशर्स के जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसमें घुस के ही हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करके भी हम अपनी कंट्री को आज़ाद कर सकते हैं। ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल, पिटिशन, डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन पे बिलीव करते थे। और इनमें कौन कौन से लीडर थे? एक तो गोपाल कृष्णा खोलके, दादा भाई नारोजी, एम जी रांडे, ये सारे इसमें थे। अब रोल एंड कंट्रीब्यूशन क्या रहा? पहला, अर्ली नेशनल अवेकिंग ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। खोलके एंड नांडे एम्फेसाइज द सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। इन्होंने कहा कि जो पीपल हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उन्हें पॉलिटिकली एजुकेट करना ज़रूरी है, ताकि वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने से पहले लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना ज़रूरी है। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया थ्रू द मॉडरेट स्पीच, जर्नल और एसोसिएशन, मतलब लोगों को एजुकेट करने की इन्होंने कोशिश की थी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अर्ली नेशनल कांग्रेस थी वो लिबरल मॉडरेट्स के थ्रू डोमिनेट थी। मतलब वहाँ पे जो लीडर्स थे कांग्रेस में उस टाइम पे वो लिबरल मॉडरेट ही थे, जो कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सपोर्ट में थे, कि जो इंडियंस हैं उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में बस रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ताकि हम भी, ब्रिटिश का रूल चलता रहे बट हम भी अपनी बात रख सकें। इन्होंने सिविल राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए डिमांड की थी। देन रोल इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो रिफॉर्म थे, जैसे कि बहुत सारे रिफॉर्म जो थे एक्ट के थ्रू लाए गए, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बहुत सारे एक्ट जो थे वो लाए गए। देन तेज बहादुर सेप्रू एंड अदर इंगेज इन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल पार्टिसिपेटिंग, मतलब इन लोगों ने साइमन कमीशन की हियरिंग में पार्टिसिपेट किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम ब्रिटिश के सिस्टम में ही घुस जाएंगे तो हम अच्छे से चीज़ें बदल पाएंगे, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, उनके अलग जाके कुछ नहीं होगा। प्रमोटिंग पार्लियामेंट्री मेथड, इनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ को हमें फॉलो करना चाहिए, डिबेट, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के थ्रू ही कुछ हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम धीरे धीरे चेंज कर सके। और ये बिलीव करते थे कि जो नेशनलिज्म है वो हम अचीव कर सकते हैं, कि ये इनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू हम इंडिया को आज़ाद कर सकते हैं ब्रिटिश के एम्पायर से। ब्रिजिंग एक्सट्रीमिस्ट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जैसे गांधी, नेहरू और जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, उनके बीच में ब्रिज का ये काम करते थे। एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल्स जो थे इनके बीच में वो लेके आते थे, अगर कोई भी डेडलॉक हो जाता था तो एक तरीके से ब्रिज का ये काम कर रहे थे। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया इंडिपेंडेंस। हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताना है। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था 1930 में, और ये एक माइलस्टोन था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। इसने एक नया फेज जो था वो शुरू किया था, मास रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस करना था। मतलब जो भी अनजस्टिस हो रहा था, कोई भी ऐसा रूल था जो अनजस्टिस क्रिएट कर रहा था, तो हमें उसको फॉलो नहीं करना, डिसोबीडियंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एम था कि हम स्वराज लेके आए, सेल्फ गवर्नेंस। अब पढ़ते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था, सिविल डिसोबीडियंस क्यों शुरू हुआ। साइमन कमीशन फेल हो गई थी 1927 में, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर उसमें नहीं था। फिर नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दी थी। फिर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गोल, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लाहौर सेशन में इन 1929। और फिर
जो इंडियंस थे उन्हें इकोनॉमिक डिप्रेशन, हाई टैक्सेस और इम्प्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा भर गए थे कि यार इन्होंने तो परेशानी कर दिया। फिर गांधी लीडरशिप एंड सॉल्ट सत्याग्रह। फिर महात्मा गांधी ने इसी चीज़ को देखते हुए, इन सारी चीज़ों के बाद सॉल्ट मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 में, और वो 240 माइल्स चले थे साबरमती आश्रम टू दांडी 78 वॉल्टियर्स के साथ। और उन्होंने ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 में। और गांधी जी ने बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल इशू जो था वो रैली में एड्रेस किया था, दैट इज़ सॉल्ट, कि आप नमक पे कैसे टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ उनकी थी। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, वुमेन वगैरह, पीजेंट, बहुत सारे लोग गांधी जी के पीछे चले और बहुत सारे लोगों को गांधी जी ने इंस्पायर किया फॉर द सिविल डिसोबीडियंस अक्रॉस द कंट्री। अब स्प्रेड कैसे हुआ? जो अर्बन मिडिल क्लास थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स का। फिर जो पीजेंट थे उन्होंने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया गुजरात और उत्तर प्रदेश में कि जाओ ब्रिटिशर्स को, कि जाओ हम नहीं देंगे। जो वुमेन्स थी उन्होंने भी यहाँ पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, स्पेशली जो सरोजनी नायडू थी। देन ट्राइबल कम्युनिटी, दोज एज अ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने भी इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। नॉन वायलेंट नेचर होने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा ब्रूटली इस मूवमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्ड किया और 90,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया, इंक्लूडिंग गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स। और न्यूज़पेपर को भी बंद कर दिया, पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया कि पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकता। और देन फिर आया गांधी इरविन पैक्ट, टेम्परेरी सस्पेंशन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि कहा, गांधी जी से कहा कि हम बात कर लेते हैं, बात करके जो मैटर है वो सुलझा लेते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ इन मार्च 1931। कांग्रेस ने एग्री किया कि वो मूवमेंट सस्पेंड कर देंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो लंदन में हुई। लेकिन वहाँ से आने के बाद गवर्नमेंट ने ये बोला था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई और मूवमेंट को फिर से रिज्यूम किया। बट दिक्कत क्या हुई कि पहले ये बहुत इंटेंस था, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट बीच में जब कॉल्ड ऑफ किया तो फिर लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत लेस इंटेंसिव था। सिग्निफिकेंस क्या रहा कि ये बाकी के जो फ्रीडम मूवमेंट थे उनका बेस बना। इन्होंने एस्टैब्लिश गांधीज मास अपील, मतलब ज़्यादातर लोगों तक नॉन वायलेंस और मोरल स्ट्रेंथ के थ्रू गांधी जी का जो विजन था, गाइडिंग प्रिंसिपल थे, वो लोगों तक पहुंचाए। चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, इन्होंने ये दिखाया कि जो इंडियंस हैं वो अपने आप को गवर्न कर सकते हैं और लोग जो ब्रिटिश के जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ भी वो वायलेंस के बगैर खड़े हो सकते हैं। और फ्यूचर मूवमेंट्स जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट्स, उन सब का ये बेस बना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ब्रह्म समाज और द क्विट इंडिया मूवमेंट। पहले ब्रह्म समाज पे पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज जो था वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था 1828 में कोलकाता में। और इसका एम था कि जो हिंदू सोसाइटी है उसमें चेंज करी जाए, जो पुरानी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उन्हें हटाया जाए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हिंदुज़म को इम्प्रूव प्योरीफाई किया जाए। जो सुपरस्टिशन है, कास्ट के बेसिस पे लोग डिवाइड हैं, आइडल वर्शिप है, ये सोशल इवल्स है, वो सब हटाया जाए और एक भगवान में बिलीव कराया जाए उनको। अलग अलग ऐसे भगवान में डिवाइड है वो सब ना रहे। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे कि इन्होंने सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा शादी, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको हटाया था। इन्होंने विडो रीमैरिज को, वुमेन एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया था। इन्होंने जो रैशनल थिंकिंग थी और साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट किया था। मतलब लोग जो थे वो बहुत ही रूढ़िवादी विचारों के जो थे, पुरानी चीज़ों को सोच के, कुछ मतलब कुछ साइंटिफिक बेस नहीं है, बस सोच जो उन्होंने पहले से चलता आ रहा है बस वही मान के उसे हटा के रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया था कि आप सोचो कि आप ये कर रहे हो, ठीक है पहले से करते आ रहे हो, बट क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे बहुत ही की फिगर इसमें रही आर्य समाज, इसमें सॉरी आर्य समाज नहीं है ये, ब्रह्मो समाज, सॉरी गाइस, ब्रह्मो समाज में जो की फिगर रही दैट इज राजा राम मोहन रॉय, जो फाउंडर्स थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के। देन दबेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने इस मूवमेंट को एक्सपैंड किया। देन केशव चंद्र सैनी जो इस मूवमेंट को और ज़्यादा इंडिया में इन्होंने पहुंचाया। देन आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे सेशन के थ्रू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कॉसेस क्या थे? कॉसेस थे क्रिपीज मिशन, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस उन्होंने किया था वो फेल हो गया था, तो उसके लिए किया था ग्रोइंग डिसकंटेंट ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से जो चीज़ें आई थी तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मतलब
गुस्सा था, डिससेटिस्फाई थे लोग, और फुल इंडिपेंडेंस की अर्जेंट नीड जो थी इंडियन के मन में था, बहुत आक्रोश था, तो अब बस आज़ादी चाहिए थी, तो इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया। मेन फीचर क्या थे? डू एंड डाई का स्लोगन जो था वो गांधी जी ने दिया था कि इमिडिएटली ब्रिटिशर्स का विड्रॉल करना है, बस अभी। मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्ट्राइक यहाँ पे हुई थी, और बहुत मतलब क्या कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने। नॉन वायलेंस इंटेंशन होने के बाद भी ये जो मूवमेंट था वो अनफॉर्चुनेटली वायलेंट हो गया था, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से। अब ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया, कांग्रेस पे बैन लगा दिया, इवन प्रेस पे बैन लगा लिया, और पब्लिक गैदरिंग भी मना कर दी कि पब्लिक गैदरिंग भी नहीं होगी। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट, ये फेल तो हो गया था, इमीडिएट सक्सेस तो नहीं मिली थी, लेकिन इसने ये सॉल्व दिखाया कि ब्रिटिश रूल को कैसे इंडिया वाले एंड कर सकते हैं, और इसने ये दिखाया कि लोग अभी भी हमारे कितने जुड़े हुए हैं, मास नेशन इंटीग्रिटी को दिखाया। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। लेबर मूवमेंट सिर्फ एक फाइट नहीं थी कि सिर्फ वेजेस के लिए या वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट हो रही है, बल्कि एक फोर्स थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया। अर्ली 20th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था। इंडियन वर्कर ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था ट्रेड यूनियन में, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना शुरू किया था। इमरजेंस ऑफ द लेबर मूवमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से ब्रिटिश रूल के टाइम पे वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब थी, वेजेस बहुत कम थी, और बहुत टाइम तक इंडियन वर्कर को काम कराया जाता था। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिल के स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और ट्रेड यूनियन बनाई। पहली जो लेबर स्ट्राइक थी वो बॉम्बे में हुई थी 1899 में, कॉटन मिल के अंदर। देन फॉर्मेशन ऑफ द लेबर यूनियन, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई 1920 में, जो पहली नेशन लेवल पे ट्रेड यूनियन थी। इसके लीडर थे लाला लाजपत राय, वीपी वाडियार एंड द लेटर नारायण मेघाजी लोखंडे, और ये सारे इसके लीडर थे। देन ट्रेड यूनियंस जो थी वो इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज पॉलिटिकल इश्यूज दोनों को एड्रेस कर रही थी, दोनों के लिए बनी थी। लिंक विद द नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लेबर कॉसेस को सपोर्ट किया, और बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने लेबर रैलीज में वर्कर की रैली को भी एड्रेस किया, वहाँ जाके लीड ली, उन लोगों को सपोर्ट किया। लेबर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और लेबर स्ट्राइक अब एक टूल बन गई थी, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने का एक जरिया बन गई थी। जैसे बहुत सारे मूवमेंट्स थे, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे लेबर्स ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया, खासकर मुंबई, कलकत्ता और अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्टिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, रशियन रिवोल्यूशन के बाद जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी उन्होंने इंडियन के लेबर लीडर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियन जो भी थे उन लोगों ने वर्कर एक्सप्लॉयटेशन को इम्पीरियलिज्म से जोड़ा। देन लेबर पार्टिसिपेशन इन मेजर मूवमेंट, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्शन, वो मेजर मास अपराइजिंग बन गए थे। मतलब बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जो हुई थी ना, वहाँ बहुत लोगों ने, बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सामने आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बहुत सारे लेबर यूनियन ने प्रोटेस्ट, बायकॉट, जो क्विट इंडिया के मूवमेंट के टाइम पे जो प्रोटेस्ट बायकॉट हुए थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। देन ब्रिटिश रिस्पॉन्स, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लॉ पास किए, जैसे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल, जहाँ पे इन लेबर के मूवमेंट को दबाने की कोशिश की गई। जो यूनियन लीडर थे उन्हें फ्रिक्वेंटली अरेस्ट करा जाने लगा और जॉब से निकाल दिया जाने लगा। देन लेगेसी एंड द कंट्रीब्यूशन, लेबर मूवमेंट ने इकोनॉमिक इश्यूज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल इश्यूज से जोड़ा। ठीक है, उन्होंने ब्रॉड एंड बेस पे, मतलब बहुत बड़ा जो लेबर वर्किंग वॉइस थी उसे सामने लेके आई है, वरना इतनी लेबर थी, इतने वर्कर थे, इतना सफ़र कर रहे थे, कौन उनके लिए सुनता, कौन, तो उनकी आवाज़ जो थी वो इसी लेबर मूवमेंट्स के थ्रू सुनाई दी गई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पार्टिसिपेशन एंड द रोल ऑफ वुमेन इन अ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं था, बट ये सोशल रिवोल्यूशन भी था, जहाँ औरतें बढ़ चढ़ के सामने आई। जो वुमेन्स थी, अलग अलग कास्ट की, क्लास की, रिलीजन की, वो साथ में इंडिया के लिए लड़ी, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी। देखते हैं अब अर्ली फेज, सोशल रिफॉर्म एंड अवेकिंग इन 19th सेंचुरी। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म जैसे आपने पढ़े ऊपर, राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म करे ताकि वो वुमेन्स को एम्पावर कर सके। अब वुमेन्स को एजुकेट करना, सती प्रथा को हटाना, चाइल्ड मैरिज को हटाना, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करके, मतलब पब्लिक स्पेयर में बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि वुमेन्स जो हैं वो ग्रेजुअली आगे आ सकें।
अर्ली वुमेन रिफॉर्मर की बात करें जो सबसे स्टार्टिंग में थी, तो दैट इज़ सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई, जिन्होंने ट्रेडिशनल नॉर्म्स, जो पुराने नॉर्म्स थे या वुमेन राइट्स थे, वुमेन राइट्स के लिए वो लड़ी और जो पुराने ये रूढ़िवादी विचार थी या ये प्रथाएं थी, इनका खंडन किया। देन मॉडरेट एंड अर्ली नेशनलिस्ट फेज, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड था, बट जो फिगर्स थी जैसे स्वर्ण कुमारी देवी, कंडमबनी गांगुली, सिस्टर निवेदिता, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे और दूसरे कल्चर मूवमेंट के टाइम पे। बट अभी भी यहाँ तक जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था। बाद में 1917 में वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनी, जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस फैला रही थी औरतों में और अपने राइट के लिए, खासकर वोटिंग राइट के लिए लड़ने के लिए आगे कर रही थी इन गांधी एरा एंड मास मूवमेंट 1919 से 1942 तक। जब गांधी जी आए तो ये वुमेन्स के लिए टर्निंग पॉइंट बना। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने गांधी जी ने कहा कि वुमेन्स को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना चाहिए, स्पिनिंग ज्वाइन करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। फिर जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ ना, तब भी वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, सत्याग्रह में और कोर्टिंग अरेस्ट में। सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, बिरेन कैप्टन, ये प्रोमिनेंट लीडर थी जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे बहुत आगे आई, बहुत इफेक्टिवली काम किया। देन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी बहुत सारी वुमेन्स लीडर थी जिन्होंने लीडरशिप ली और काम किया। और ये मेजरली तब जब मेल लीडर जो थे वो बहुत सारे जेल में थे। उस टाइम पे मेल लीडर जेल में थे और वो मूवमेंट्स को लीड करने के लिए कोई था नहीं, तो उस टाइम पे जो वुमेन्स थी उन्होंने लीडरशिप ली। जैसे अरुण असफ अली, उषा मेहता, जो एक सीक्रेट रेडियो चलाती थी। देन रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट रोल, कुछ जो वुमेन्स थी उन्होंने रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन की, जैसे भिखाजी कामे, जिन्होंने पहला इंडियन फ्लैग बनाया था, जर्मनी में पहला वर्जन बनाया था इंडियन फ्लैग का। इसके अलावा कल्पना दत्त, दुर्गावती देवी, ये इन लोगों ने आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मतलब वुमेन सिर्फ जो शांत स्वभाव वाले जो मूवमेंट थे, नॉन वायलेंस वाले मूवमेंट थे, सिर्फ उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। जो जहाँ पे आम मूवमेंट्स थे, लड़ाई झगड़ा था और हथियार चलाने थे, वहाँ भी बढ़ चढ़ के आगे आ रही थी। रोल इन अ कल्चर एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया नेशनलिस्ट आइडिया को लिटरेचर, एजुकेशन, सॉन्ग्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों के मन में एक नेशनलिज्म के लिए, प्राइड जगाने के लिए, एक भावना जगाने के लिए कि हाँ हमें अपने नेशन के लिए कुछ करना है। देन चैलेंज एंड अचीवमेंट, इतना सब होने के बाद भी जो पेट्रियार्कल रेजिस्टेंस थी, उन्होंने वुमेन की आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं पीछे रखा। आज भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वुमेन्स का इतना कुछ नहीं उसमें देखने को मिलता अपनी बुक्स में। वो इसीलिए क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी ने वुमेन्स के रोल को अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दबा के। इसी के साथ आपका ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो। थैंक यू।